हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न लेकर आए हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सभी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा और अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा जिससे कि आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट करते चलें। चलिए शुरू करते हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ का जो जो ब्रॉड गेज होता है यानी कि दो पटरियों के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 1.476 मीटर, 1.576 मीटर, 1.676 मीटर या फिर 1.776 मीटर। तो जो रेल पथ का ब्रॉड गेज होता है उसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में पहली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन थी वो कब चलाई गई? 1925 में, 1926 में, 1927 में या फिर 1928 में? तो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन 1925 को चलाई गई थी। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर तक। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ये प्रथम विद्युत ट्रेन 3 फरवरी 1925 को मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर तक चलाई गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी का नाम क्या था? जो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था? डक्कन क्वीन, फेयरी क्वीन, नाइट क्वीन या फिर हेवन क्वीन? तो जो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन थी उसका नाम था डक्कन क्वीन। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा और ये महाराष्ट्र के 2 शहरों के बीच में चली थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत के ऐसे कौन से 2 नगर हैं जहां पर 2 जोन का मुख्यालय है? हुबली, नई दिल्ली, मुंबई और जबलपुर। तो जहां पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है वो है मुंबई। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो वो हैं 17। भारत में टोटल 17 रेलवे जोन हैं और जो सबसे बड़ा जोन है वो है उत्तर रेलवे। और यहाँ पूछा गया था 2 रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है। और उत्तर रेलवे जो कि सबसे बड़ा भारत का जोन है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? केंद्रीय कर्मचारियों में कितने प्रतिशत भारतीय रेलवे में कर्मचारी कार्यरत हैं? 25%, 30%, 40% या फिर 50%? तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का 40% जो है वो भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? रेल मार्गों की कुल लंबाई 46,807 किलोमीटर, 60,097 किलोमीटर, 63,140 किलोमीटर या फिर 64,600 किलोमीटर? तो भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो रेल मार्गों की कुल लंबाई है वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 64,600 किलोमीटर। अब आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न और बता देते हैं जो कि है, भारत में ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है? तो वो है मेघालय। मेघालय में कोई भी रेलवे लाइन अभी तक नहीं बनी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बेतीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मेरठ में, बहराइच में, प्रतापगढ़ में या फिर उन्नाव में?
तो जो बेतीताल पक्षी विहार है ये प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बेती झील है, बेती झील है, उसी के किनारे बेतीताल पक्षी विहार बना है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बहुत दूर दूर से पक्षी भ्रमण के लिए आते हैं और पूरी सर्दियों भर रुकते हैं, और यह प्रतापगढ़ में स्थित है, बेती झील के किनारे बेतीताल पक्षी विहार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया 1700 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में या फिर 1950 में? तो उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था 1800 ईस्वी में। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग द्वारा कब स्थापित किया गया? 1884 ईस्वी में, 1909 में, 1896 में या फिर 1854 में? तो उत्तर प्रदेश में जो वनों का वैज्ञानिक प्रबंध किया गया उसके लिए प्रथम कार्य योजना वन विभाग के द्वारा कब स्थापित की गई? तो वो की गई थी 1884 में। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? जितने प्रदेश के जो वन हैं उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5, 4, 6 या फिर 8? तो ये 6 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से 6 भाग हैं वो आपको बता देते हैं। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन, उप अल्पाइन, उप शीतोष्ण और शीतोष्ण वन। ये 6 वन हैं, इनको सभी को लिख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ये आपके लेखपाल में भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न सुपर टेट में भी आते हैं और यूपी टेट से भी रिलेटेड होते हैं ये प्रश्न, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से संबंधित है और सामाजिक अध्ययन से भी। तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948, 1954 में, 1950 में और 1895 में? तो केंद्रीय वानिकी परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1954 में हुई। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता भारतीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई, तो यह हुई है 1906 में इसकी स्थापना हुई। और अगर इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो वो देहरादून में है। इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। देहरादून में इसका मुख्यालय है भारतीय वानिकी परिषद का, और स्थापना 1906 में हुई है। और केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई है 1954 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? वन्य जीव परिषद की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1852 में, 1952 में या फिर 1906 में? तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1952 में इसकी स्थापना हुई है भारतीय वन्य जीव परिषद की। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था इसकी स्थापना का, वो वनों को संरक्षित करना और वन्य जीवों को संरक्षित करना इसका प्रमुख कार्य था, यानी कि उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन और कांडला? तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई में स्थित है, मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? एन्नौर, हल्दिया, नाहवा शेवा या फिर पारादीप? तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसका थोड़ा यहाँ सीरियल चेंज हो गया है, तो ये आपका जो थर्ड नंबर पर लिखा है ये सही हो जाएगा, नाहा शेवा।
इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था मुंबई बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसका नाम बदलकर रखा गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये आप सभी लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये बदले हुए नाम जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको जरूर लिख लें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई या फिर कांडला? तो जो मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है वो है कांडला। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। ये नोट करते चलें, कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है, और इसका नाम बदलकर रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको याद कर लें और नोट कर लें। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, और यह गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम या फिर मार्मा गाओ? तो जो एक ज्वारीय बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें निर्यात की जाती हैं वो भी आपको बता देते हैं, जैसे कि कच्चा तेल, पेट्रोल, नमक, सीमेंट, कपास, ये चीज़ें यहाँ से ज़्यादा मात्रा में निर्यात की जाती हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद जो विकसित हुआ है वो पहला बंदरगाह कौन सा था? न्यू मंगलौर, मुंबई, नाहवा शेवा और कांडला? तो जो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया बंदरगाह है, पहला बंदरगाह, वो कांडला बंदरगाह है। यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? कोच्चि बंदरगाह, मार्मागाओ बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह? तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्मागाओ बंदरगाह। ये जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है, जो कि गोवा में है, और यह भारत का सबसे अच्छा और प्राकृतिक बंदरगाह है मार्मागाओ। और जो जुआरी नदी है यह गोवा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जुआरी नदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, यानी कि दूसरे देशों का जो व्यापार होता है, उसका कितना प्रतिशत समुद्री मार्ग से होता है? 70%, 75%, 80% या फिर 98%? तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 98% होता है, जो कि समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 6, 9, 11 और 13? तो टोटल जो मुख्य बंदरगाह हैं वो हैं ये आपके 13, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं वो लगभग 200 हैं, और जो मेन बंदरगाह हैं वो हैं 13। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? अच्छे पोताश्रय से अर्थ है यहाँ पर जो बंदरगाह होते हैं इनकी भारत में कमी किस लिए है? क्योंकि तट रेखा कटी फटी है, तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है, तट रेखा विषुवत रेखा से दूर है, या फिर उपयुक्त सभी कारणों से? तो भारत की तट रेखा पर जो अच्छे बंदरगाहों की कमी है उसका कारण है कि यहाँ की तट रेखा बिल्कुल सीधी और सपाट है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? पश्चिमी तट पर कौन सा नहीं है? कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह और एन्नौर बंदरगाह? तो जो पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है वो है एन्नौर। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह तमिलनाडु के चेन्नई से 24 किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट पर स्थित है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा।
कोरोमंडल तट पर जो बंदरगाह स्थित है उसका नाम है एन्नौर, और यह कारपोरेटीकृत पहला बंदरगाह है, जो कि कारपोरेटीकृत है। ऐसा पहला बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह है, और इसका भी नाम बदल कर कामराजार किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर जो बंदरगाह नहीं है उसका क्या नाम है? कोलकाता, नाहवा शेवा, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हवा शेवा जो है ये बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, ये पश्चिमी तट पर है। यह पश्चिमी तट पर है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? मुंबई, कांडला, कोलकाता या फिर कोच्चि। तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है सही हो जाएगा। कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह जो है इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी पर स्थित है हल्दिया बंदरगाह, और यह जूट उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? भारत का जो समुद्र का व्यापार होता है उसका पूर्वी द्वार कौन सा बंदरगाह कहलाता है? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, पारादीप, विशाखापट्टनम या फिर गोपालपुर। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह। इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और पूर्वी द्वार भी कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। नाहवा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना कहाँ है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर पारादीप में। तो ये जो परियोजना है ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में है। मुंबई के बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था, और यह मुंबई में स्थित है। इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। यानी कि पारादीप और कांडला जो बंदरगाह हैं ये किस किस तट पर स्थित हैं? पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, पूर्वी तट या फिर पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो जो पारादीप बंदरगाह है यह पूर्वी तट पर स्थित है, और कांडला बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है पारादीप और कांडला बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट में जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है? कोलकाता में है, चेन्नई में है, तूतीकोरिन में है या फिर विशाखापट्टनम में है। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक बंदरगाह है और यह सबसे गहरा भी है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? यानी आपके जो सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कोई एक बंदरगाह नहीं है, तो वही आपको बताना है कौन सा नहीं है। कांडला बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, बंगलुरु बंदरगाह और मंगलौर बंदरगाह। तो जो बंदरगाह नहीं है उसका नाम है बंगलौर। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी में से बंगलौर पोताश्रय नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना की गई? भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1969 में, 1975 में, 2000 में या फिर 1999 में। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 1969 में। और इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? तो वो सहकारी आवास समाज आंदोलन को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना की गई थी। आज के प्रश्न आपके यहाँ समाप्त होते हैं।
उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा और जो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा वो सभी नोट कर लिया होगा और अपना पिछला रिवीजन भी करते चल रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।